So good evening guys and welcome to all in the ninth session of co-curricular class. In today's class we discuss about the privacy policy in web and social media. Okay, we are continuing our class from last day. Let's see. Importance of transparency and trust. Importance of transparency and trust. यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो ट्रस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी प्राइवेसी पॉलिसीज में वेब और सोशल मीडिया को लेके. नाउ लेट्स सी. Transparency is at the core of an effective privacy policy. Users are more likely to engage with platforms that demonstrate a commitment to safeguarding their privacy. Clear and concise communication builds trust and empowers users to make informed decisions about their digital interactions. As the digital landscape evolves, privacy policies will continue to play a pivotal role in shaping ethical data practices and fostering a secure online environment. इट मीन्स कि जो ट्रांसपेरेंसी है यानी पारदर्शिता. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता. पारदर्शिता यानी कि आपको ये पता हो कि आमने सामने क्या चीजें हो रही है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी इज एट द कोर ऑफ एन इफेक्टिव प्राइवेसी पॉलिसी. जो पारदर्शिता है एक गोपनीयता नीति का प्रभावी मूल है. यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज है किसमें? प्राइवेसी पॉलिसीज में. Users are more likely to engage with platforms that demonstrate a commitment to safeguarding their प्राइवेसी. यानी कि जो इन प्लेटफॉर्म से उपयोग करता है यानी कि जो यूजर्स है वो क्या करते हैं प्लेटफॉर्मों से जुड़ने के लिए. प्लेटफॉर्म लाइक कोई से भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुए वेब के प्लेटफॉर्म हुए उन सब से जुड़ने के लिए क्या करते हैं अधिक संभावना रखते हैं जो आपकी प्राइवेसी को या आपकी प्राइवेसी को क्या करता है जो आपकी प्राइवेसी को अच्छे तरीके से रखता है. यानी कि जो आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा करता है आपके डेटा की सुरक्षा करता है ये सब. तो आप उसी ऐप से या उसी प्लेटफॉर्म से ज्यादा उस ऐप के लिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करोगे. क्यों? क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी को क्या कर रहा है? प्राइवेसी की आपका अच्छे से ख्याल रखना है. और इसी बात का क्या होता है? ट्रस्ट. यानी कि हमें जब प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट होगा कि वो हमारी प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसीज को या हमारी प्राइवेसी को हमारी डाटा को ब्लीच नहीं करेगा. तो ये सब क्या होगा? इससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जो प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप के लिए वेबसाइट के लिए वो जरूरी है. Clear and concise communication build trust and empowers users to make informed decision about their digital interaction. यानी कि स्पष्ट और संक्षिप्त संचार विश्वास का निर्माण करता है. यानी कि स्पष्टता यानी कि आपको पता होगा क्या हो रहा है. और संक्षिप्त संचार क्या करता है? स्पष्टता और संक्षिप्त संचार संचार क्या करता है? विश्वास का निर्माण करता है और उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल इंटरेक्शन के बारे में सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाता है. यानी कि वो अपने जो भी उनके डिजिटल इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में उनको क्या करना है? डिसीजन लेना है. तो उसके लिए वो उनको एबल बनाएगा कि वो इजीली इसमें आराम से डिसीजन ले पाए. As the digital landscape evolves, privacy policies will continue to play a pivotal role in shaping ethical data practices and fostering a secure online environment. जैसे जैसे डिजिटल परिदृश्य विकसित होता है यानी कि जैसे जैसे डिजिटल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है बढ़ रहा है विकासशील है विकसित हो रहा है जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो जो आपका एथिकल डेटा है यानी कि जो एथिकल डेटा की क्या है प्रथाएं हैं एथिकल डेटा की प्रथाएं हैं उनको आकार देने और एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. यानी कि आप फ्रीली इजीली आप इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट मेक करती है जिसमें आप ऑनलाइन में कुछ भी यूज कर सकते हो. यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देती हैं जो बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण निभाती रहती है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ट्रांसपेरेंसी का और ट्रस्ट का इम्पोर्टेंस है यूजर्स के लिए भी और प्लेटफॉर्म के लिए. अगर ट्रस्ट होगा प्लेटफॉर्म पे तो यूजर्स आएंगे. अगर वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी तो यूजर को उस पर ट्रस्ट होगा. नेक्स्ट इज साइबर थ्रेट्स. साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? साइबर थ्रेट्स. व्हाट इज साइबर थ्रेट्स?
यानी कि जो आपके जो ऑनलाइन बेसिस पर जो आपके खतरे होते हैं, यानी ऑनलाइन वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में जो आपके खतरे होते हैं आपके ऊपर या आपके अकाउंट्स के ऊपर, कैसा भी अकाउंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट, उस पे क्या साइबर खतरे क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी साइबर थ्रेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। Any circumstance or event with the potential to adversely impact organizational operation, including mission, function, image, or reputation, organizational assets, or individual through an information system by unauthorized access, destruction, disclosure, modification of information, and or denial of service। यानी कि कोई भी परिस्थिति या घटना, यानी कि ऐसी कोई भी परिस्थिति या ऐसी कोई घटना जहां पर आपके परमिशन के बिना कोई भी वहां पे पहुंच रहा हो, यानी कि आपके परमिशन के बिना, यानी अनाधिकृत रूप से पहुंच, विनाश, प्रकटीकरण, सूचना में संशोधन, सूचना में संशोधन, और या सेवा से इनकार के माध्यम से संगठनात्मक, और या सेवा के से इनकार के माध्यम से संगठनात्मक, यानी कि एक इकट्ठा होना, संचालन, संचालन में क्या क्या इंक्लूडिंग मिशन, कोई भी आपका जो मिशन है, फंक्शंस, कोई भी आपके कार्य, इमेजेस, और आपकी प्रतिष्ठा सहित, यानी कि जो संगठन है, यानी कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी से भी काम हो, जैसे कि मिशन हो, उसका कोई वर्क हो, उसका कोई फंक्शन हो, उसकी कोई इमेज हो, और उसकी रेपुटेशन, और क्या संगठनात्मक परिसंपत्ति हो, संगठनात्मक परिसंपत्ति, यानी दूसरे की जो संपत्ति है, परिसंपत्ति है संगठनात्मक की, या सूचना प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। यानी कि साइबर थ्रेट्स का अगर हम अपने वर्डों में सीधे सीधे समझे तो साइबर थ्रेट्स वो होते हैं जो आपके बिना परमिशन के आपके वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, यानी अनऑथराइज तरीके से आपके वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं। ओके। साइबर थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन सेफ गार्डिंग डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी कि साइबर थ्रेट्स और उसकी प्रिवेंशन और जो क्या है सेफ गार्डिंग डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए। यानी कि साइबर खतरे और क्या उसकी रोकथाम, यानी कि हम उसे कैसे रोकेंगे, हम उसे कैसे रोक सकते हैं इन सब से, और सेफ गार्डिंग डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी डिजिटल वाया पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि जो आपका वर्चुअल वर्ल्ड है, आपका वर्चुअल वर्ल्ड में उसकी आप सुरक्षा कैसे कर सकते हो। These threats can manifest in various forms and are constantly evolving, posing significant risks to individuals, businesses and governments। यानी कि ये ऐसे खतरे हैं विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, यानी कि जो थ्रेट्स है, यानी जो खतरा है वो विभिन्न विभिन्न रूपों में विभिन्न विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है और लगातार विकसित ये हो भी रहे हैं। यानी कि आजकल साइबर वर्ल्ड में आपके वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं, आजकल फ्रॉड होने लगे, साइबर फ्रॉड होने लगे, तो ये सब ठीक है, और विकसित हो रहे हैं आजकल, और ये एक ऐसे खतरे हैं जो विभिन्न रूपों में आपके साइबर वर्ल्ड में आ सकते हैं, जिससे व्यक्ति को, यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या किसी का बिजनेस हो, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स के लिए भी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स के लिए भी ये क्या कर रहे हैं, जोखिम पैदा कर रहे हैं। यानी कि ये आजकल इतने बढ़ गए हैं कि सरकार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यापार के लिए ये सब क्या कर रहे हैं, जोखिम पैदा कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग these threats and implementing effective prevention measure is crucial in the modern digital लैंडस्केप, यानी कि आधुनिक जो आज का डिजिटल है, मॉडर्न डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन है, मॉडर्न डिजिटल लैंडस्केप है, वो क्या है, इन खतरों को समझाना और उनको रोकथाम उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है। यानी कि इसको रोकने के उपाय उनको लागू करना और जो इसका मॉडर्न का डिजिटल लैंडस्केप है उसको समझाना, ये आजकल महत्वपूर्ण है। ओके ना। कॉमन साइबर थ्रेट्स, यानी कि बेसिकली अभी कौन से कॉमन साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, कौन से कॉमन साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ नाम है: मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक DDoS, मेड इन द मिडल अटैक्स MITM, पासवर्ड अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स।
मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, विस्तृत सेवा, वितरित सेवा अस्वीकार हमले यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल्स ऑफ सर्विस अटैक, DDoS, मैन इन द मिडल अटैक्स, पासवर्ड अटैक्स और इनसाइडर थ्रेट्स यानी अंदरूनी खतरे। तो व्हाट इज मालवेयर, आज हम देखेंगे मालवेयर क्या होता है। ओके, व्हाट इज मालवेयर? अगर आपको अपने वर्ड में बता दो, मालवेयर इज लाइक एंड वायरस। मालवेयर भी एक वायरस ही होता है। बाकी आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मालवेयर की? मालवेयर की डेफिनेशन होगी malicious software designed to harm or exploit system including viruses, worms, trojan horses, ransomware and spyware। यानी कि कोई ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या उसका शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया हो, यानी मालवेयर डिजाइन किया जाता है। ये कैसे? यानी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, उसका शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया हो, जिसमें शामिल है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैनसमवेयर और स्पाईवेयर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसमें क्या करोगे, ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो डिजाइन किया जाता है आपके डेटा को, आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए, आपके सिस्टम को, आपके डेटा को हार्म करने के लिए। ठीक है। तो मालवेयर बेसिकली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए? आपके डेटा को, आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए। ओके। और इसका अटैक क्या होता है? मालवेयर अटैक क्या होता है, यानी मालवेयर का अटैक क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मालवेयर अटैक इज अ कॉमन साइबर अटैक वेयर मालवेयर, यानी जो नॉर्मली मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो आपको मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करता है अनऑथराइज्ड एक्शन ऑन द विक्टिम सिस्टम, यानी कि आपके सिस्टम पर क्या करेगा? वो अटैक ऐसे करेगा, यानी कि अनऑथराइज तरीके से, अनाधिकृत रूप से, विदाउट आपकी परमिशन, आपके सिस्टम पे क्या करता है? वो अटैक करता है, एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है। अब इसमें जैसे कि देखो वायरसेस हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, तो ये सब क्या है? ये सब मालवेयर्स हैं। और ये सब क्या करते हैं? देखो वायरस क्या होगा? वायरस क्या होगा? यानी कि वायरसेस क्या है? ये कैसे फैलता है? देखो वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, malicious वेबसाइट और बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस टू अ कंप्यूटर। ये आपके सिस्टम में कैसे आ सकता है? या तो किसी ऐसी ईमेल अटैचमेंट से जो आपको आई हो, जिसमें मालवेयर डाला हो, जिसमें वायरस पहले से इम्प्लांट किया हो। मेलिशियस वेबसाइट, मेलिशियस वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जहां पर मालवेयर होते हैं। ओके। और आप किसी अपने सिस्टम में कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो, तो उससे भी क्या हो सकता है? आपके कंप्यूटर में मालवेयर या वायरसेस आ सकते हैं। ठीक है। ये कैसे इफेक्ट करेगा? वायरसेस कैन डैमेज डाटा फाइल्स, या आपकी डेटा फाइल्स को कैसे इफेक्ट करेगा? डैमेज कर सकता है, उसे करप्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर को, और आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे वॉर्म्स। व्हाट इज वॉर्म्स? व्हाट इज वॉर्म्स? वॉर्म्स का मतलब कीड़े मकोड़े ही होता है। अब जैसे वायरस का भी मतलब विषाणु होता है, और ये कंप्यूटर के वर्ल्ड में है तो कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर वॉर्म्स आर मैलिशियस प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये दे कैन डैमेज, और सबका काम सेम ही है, ये सब क्या करेंगे? आपकी फाइल को डैमेज कर देंगे या करप्ट फाइल्स कर देंगे। ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस भी आपको पता है मालवेयर है। ये क्या करेगा? लेग्निटमेंट प्रोग्राम है बट एक्चुअली कंटेन मैलिशियस कोड, इसके अंदर मैलिशियस कोड होता है। और जो इसका गोल होता है वो क्या होता है? जो आप भी डाउनलोड कर रहे हो या आप भी कुछ कर रहे हो, तो उसे ओपन करने के लिए, विच कैन लीड टू सीरियस डाटा थेफ्ट, यानी सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा? यानी आपकी डेटा की
चोरी होगी, ये आपका सेंसिटिव डेटा, पासवर्ड्स, ये सब चुरा सकता है। बैकडोर एक्सेस मतलब आपके बिना ऑथराइजेशन के आपको आपके सॉफ्टवेयर का यूज करना, एक्सेस ले लेना। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मालवेयर्स हैं जिसमें वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। स्पाईवेयर कोई ऐसा मालवेयर जो आपके सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर नजर रखता है, यानी कि स्पाई करता है। स्पाईवेयर आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, यानी ऐसा एक मालवेयर सिस्टम, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम पर आपकी स्पाई करता है, यानी आपकी जासूसी करता है। आपकी जासूसी यानी सिस्टम की जासूसी करता है ना। व्हाट इज प्रिवेंशन, यानी इसको आप रोक सकते कैसे हो, यानी इसका रोकथाम कैसे करोगे। तो देखो, इसके लिए या तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, एक अच्छे खासे एंटीवायरस सिस्टम। एंटीवायरस सिस्टम आपका अबस्ट का आता है, बहुत सारे आ रहे हैं, कोई खील का आता है। तो ये आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एंटीवायरस का यूज कर सकते हो। उसको आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है, यानी अपडेट रखना है। और डाउनलोडिंग अटैचमेंट को अवॉइड करना है जो अननोन सोर्सेज से आए। और क्या कर सकते हो, और आप अननोन सोर्सेज के लिंक्स पर क्लिक करने से भी बचो। इससे क्या होगा कि आप किसी अननोन सोर्स पर नहीं जाओगे जिससे आपको नहीं पता हो, जिससे कि आपके फिर सिस्टम में वायरस या कोई सा भी मालवेयर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? Deceptive attempts to trick individuals into revealing sensitive information, often through fraudulent emails, मैसेज और वेबसाइट। यानी कि ऐसे फिशिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपको मैसेज आते हैं, ठीक है, आपका 7 करोड़, यानी आप लोग जीतते हो केवीसी से 1 करोड़, आपने देखा होगा इस तरीके के मैसेज। आपकी लॉटरी मिली है, आपने एक जीता है, ड्रॉप बॉक्स आपने एक जीता है, इनाम जीती है। ये सब क्या है, ये फिशिंग है, यानी कि आपको उसके धोखाधड़ी के अंदर डालना, यानी कि ऐसे ईमेल और ऐसे मैसेजेस और ऐसी वेबसाइट, ऐसे संदेश जो आपको क्या करते हैं, इनके, यानी कि अक्सर ये क्या होंगे, ये अक्सर धोखाधड़ी वाले क्या होंगे, ईमेल होंगे, संदेश या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तियों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का प्रयास किया जाता है। यानी फिशिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा, तो मैसेज आया कि ठीक है, आपने क्या, आपने 1 करोड़ रुपए जीते, आपने 1 करोड़ रुपए जीते। तो उसका फिर आप लोग जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगने लगता है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई ऐसे जो फ्रॉड मैसेज होते हैं, यानी कि जो धोखाधड़ी वाले मैसेज, ईमेल्स, वेबसाइट है, वो आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकालने के लिए इसे यूज करते हैं। प्रिवेंशन क्या होगी, बी कॉशंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स, verify sender identities, avoid clicking on suspicious links and use multi-factor authentication। यानी कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अनएक्सपेक्टेड ईमेल से सावधानी बरतनी है, अनएक्सपेक्टेड ईमेल से सावधानी बरतनी है। और आपको वेरीफाई करनी है सेंडर की आइडेंटिटी, यानी जिसने भी मेल भेजा है, मैसेज भेजा है, ईमेल भेजा है या वेबसाइट पे कुछ भेजा है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि वो सेंडर आपका नोन है, अननोन है। अननोन है तो किस तरीके से है, किस तरीके का मैसेज आया है, ये आपको वेरीफाई करनी है। सेंडर की आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी है कि हाँ कैसा है। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक, और आपको अवॉइड करना है लिंकों पे क्लिक करना, यानी कि जो आपके सस्पिशियस लिंक है, यानी संवेदनशील लिंक है, उनको अवॉइड करना है, उन पर क्लिक करने से बचना है आपको। एंड यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इट मीन्स, यानी कि ऑथेंटिकेट करने के एक से ज्यादा तरीके होना, ऑथेंटिकेट करने के एक से ज्यादा तरीके होना। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे कि लेके चलते हो, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में टू फैक्टर वेरिफिकेशन आता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। व्हाट्सएप में भी है। अगर आप इंस्टाग्राम को देखो, अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करते हो इंस्टाग्राम को, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते थे, तो उसमें क्या होता है, इंस्टाग्राम में अगर आप नॉर्मली, अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप टू स्टेप वेक्टर वेरिफिकेशन या टू स्टेप फैक्टर
ऑथेंटिकेशन इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, उसमें आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर जाता है। तो आप जैसे ही डिवाइस में, किसी नए डिवाइस में या कहीं भी आप जैसे ही लॉगिन करोगे, भले ही आपका पासवर्ड पता है, भले ही आपका पासवर्ड पता है, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद जस्ट एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। यानी कि आपने पासवर्ड डाला, ये एक फैक्टर हो गया, और उसके बाद आपका एक ओटीपी गया आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर जो आपने फिल कर रखा है, जिससे क्या हुआ कि जो आपने नंबर फिल किया था उस पे ओटीपी गया। यानी कि अगर आप लॉगिन नहीं कर रहे हो, तो पहले तो आपको पता पड़ जाएगा किसी ने आपके अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई किया है, और विदाउट ओटीपी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज होता है किस लिए, इन फिशिंग वगैरह के लिए, इनसे बचने के लिए। ठीक है, यानी कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इस चीज से बचने के लिए आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वेयर, नेक्स्ट इज रैंसम वेयर, malware that encrypt files demanding payment for their रिलीज। यानी कि ऐसे मालवेयर जो कैसे होते हैं, फाइलों को इनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब वो किसी एक ऐसे कोड से उस फाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे कि वो फाइल फिर अब आपको समझ में नहीं आएगी। तो इंक्रिप्शन यानी फिर उसको डिक्रिप्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके बदले उस फाइल को रिलीज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके बदले मांगते हैं, डिमांड करते हैं पेमेंट की। यानी कि मालवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है तथा उन्हें जारी रखने के लिए भुगतान की मांग करता है। ठीक है, यानी वो आपसे पैसे मांगेगा अगर आपकी फाइल इनक्रिप्ट कर दी गई तो मालवेयर के द्वारा। रोकथाम, आप इसका रेगुलरली बैकअप डेटा ले सकते हो। यानी रोकथाम के लिए इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो। यानी रेगुलरली बेस पर आप अपने रेगुलरली बेस पर बैकअप का डेटा का बैकअप ले सकते हो। अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रख सकते हो, कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, यानी कि अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको अपडेटेड रखो। यूज रिलायबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और आपको रिलायबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, यानी कि जो भरोसे वाले विश्वसनीय जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं को यूज करना है। एंड एजुकेट यूजर्स अबाउट फिशिंग एंड सस्पिशियस लिंक, और उपयोगकर्ताओं को यानी जो यूजर्स है उनको बताना है किस बारे में, एक फिशिंग के बारे में और सस्पिशियस लिंक के बारे में। सस्पिशियस लिंक यानी उससे क्या क्या हो सकता है, यानी जो संदिग्ध लिंक है, आपके संवेदनशील लिंक है, और फिशिंग, इसके बारे में आपको यूजर्स को बताना है, जिससे आप किससे बचोगे, रैंसम वेयर से। रैंसम वेयर क्या करता है, एक ऐसा मालवेयर जो फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और उसके बदले को जारी कंटिन्यू करने के लिए उसके लिए क्या करता है, रिलीज करने के लिए उसे पेमेंट की डिमांड करता है। और इसे आप कैसे रोक सकते हो, बैकअप का, डेटा का बैकअप लेके रेगुलर बेस पे, सॉफ्टवेयर को अपडेट रख के, रिलायबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करके, यानी कि जो आपका भरोसेमंद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो वो, और यूजर्स को बता सकते हो किसके बारे में, फिशिंग के बारे में और संदिग्ध लिंकों के बारे में जिन पर डाउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, overloading a network system or website with traffic to disrupt its normal functioning। यानी कि जो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या करती है, वो किसी भी नेटवर्क को, किसी भी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को, किसी वेबसाइट को उस पर ट्रैफिक ला देती है। यानी कि उसके वेबसाइट पर ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जैसे रोडों पर ट्रैफिक होता है, यानी कि उसकी क्षमता से ज्यादा वाहन आ गए तो रोड पर ट्रैफिक हो गया। ठीक है, तो वेबसाइट पे क्या होता है, यानी कि वेबसाइट की एक लोड होता है कि नॉर्मली इस पे इतने यूजर्स आ सकते हैं या इतना ये लोड ले सकती है। तो वहां पर ये क्या करता है, इसका फंक्शनिंग क्या है कि वहां पर उस सिस्टम पर या किसी वेबसाइट पर, किसी नेटवर्क पे ये उस लोड से ज्यादा लोड डाल देते हैं, यानी उसकी लिमिट से ज्यादा लोड डाल देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक हो जाता है तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक होने के बाद साइट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेटवर्क क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है आपका। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, किसका, डाटा का। ट्रैफिक का मतलब वहां पे डाटा का ओवरलोड हो गया। तो इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ये करता है कि किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा देता है, यानी कि ट्रैफिक को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रुक जाए। यानी कि जिससे जो आप अपना काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो रुक जाए। अब इसको रोकने का तरीका क्या है,
इसके ना कुछ टूल्स आते हैं जैसे हम बोलते हैं DDoS मिटिगेशन टूल्स। तो हमें वो यूज करने चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए? DDoS मिटिगेशन टूल्स। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDNs, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सामग्री वितरण नेटवर्क। और हमें क्या करना चाहिए? हमें जो नेटवर्क की ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी कि और विसंगतियों के लिए, यानी और आपको कोई भी हार्म ना हो या कुछ भी ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ट्रैफिक है, नॉर्मल ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे है, उसकी आपको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो DDoS क्या करेगा? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये क्या कर देता है आपके किसी नेटवर्क पे, सिस्टम पे और वेबसाइट पे क्या कर देगा? ट्रैफिक बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी फंक्शनिंग में इफेक्ट या डिसरप्शन या आपकी जो डेली बेसिस की या नॉर्मल फंक्शन है उसमें रोक लगा देगा। ठीक है, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे DDoS मिटिगेशन टूल्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, और मॉनिटर करना पड़ेगा नेटवर्क ट्रैफिक डेली बेसिस पे। मैन इन द मिडल, MITM अटैक्स, interception of communication between two parties often to eavesdrop or manipulate data। यानी कि इसमें क्या होगा? नाम से देखो, मैन इन द मिडल अटैक्स, यानी कि दो लोगों के बीच कोई भी बातचीत हो रही है, यानी दो लोगों के बीच कोई सा भी संचार हो रहा है। कम्युनिकेशन मीन संचार। तो दो लोगों के बीच कोई सा भी संचार हो रहा है, दो पक्षों के बीच, दो पार्टियों के बीच, दो लोगों के बीच कैसा भी संचार हो रहा है, तो उसमें ये क्या करेगा? उस डेटा को सुनने के लिए और हेर फेर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप लेके चलो, जैसे व्हाट्सएप है, अगर आप दो पर्सन बात कर रहे हो उसकी चैट, तो आपकी चैट को देखने के लिए इस मैन इन द मिडल अटैक्स का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो डेटा या तो क्या होगा? मैनिपुलेट होगा, या तो उसे आप हेर फेर कर सकते हो। यानी कि कैसे हेर फेर? यानी कि आपने कुछ भेजा, लेकिन उसमें हेर फेर करके, यानी उसको कुछ भी चेंज करके उसको भेज दिया और दूसरे को वो चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसा कम्युनिकेशन, यानी दो लोगों के बीच कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको या तो सुनने के लिए, देखने के लिए, जो भी हो, सुनने के लिए, देखने के लिए, या फिर उसे बदलने के लिए, हेर फेर करने के लिए उस डेटा में, इसका यूज होता है मैन इन द मिडल अटैक्स। अब आप इसको कैसे रोकोगे? तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं यूज सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स, HTTPS। यूज सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसमें से एक है HTTPS। एम्प्लॉय इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का यूज करें। एम्प्लॉय इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का यूज करें। एंड बी कॉशन व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई, और जब भी आप जानी जो पब्लिक वाईफाई है, जो सार्वजनिक रूप से वाईफाई है, उनको यूज करते हो, तो उनसे सावधान रहें। वैसे तो आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करने चाहिए, वहां से आपके में वायरस वगैरह आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वहां से हैकिंग का भी चांस ज्यादा रहता है। तो आपको अगर, लेकिन आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, तो आपको क्या है? सावधानी बरतनी है। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या करोगे आप? एक तो HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल यूज करोगे, इंक्रिप्शन एम्प्लॉय करोगे। इंक्रिप्शन का मतलब कोई एक ऐसा कोड जाएगा, मतलब इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क करना है, यानी इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर पे ही आपको डीलिंग करनी है या बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है। और एंड वी क्वेश्चन व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई, और जब आप पब्लिक वाईफाई को यूज करोगे तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है। ओके, नेक्स्ट इज पासवर्ड अटैक्स। नाम से पता पड़ रहा है आपके पासवर्डों पे अटैक्स है। अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस बाय एक्सप्लॉइटिंग वीक और compromised password। unauthorized attempts to gain access by exploiting weak or compromised password, यानी कि कमजोर या क्षतिग्रस्त पासवर्ड का फायदा उठाकर पहुंच प्राप्त करने का अनाधिकृत प्रयास। यानी कि एक ऐसा अनाधिकृत प्रयास जो या तो आपका पासवर्ड वीक हो या कैसा हो? कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो, यानी क्षतिग्रस्त हो चुका हो, उसका फायदा उठाने के लिए पासवर्ड अटैक्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा एक अनऑथराइज अटेम्प्ट है, जो इसने आपका कोई पासवर्ड वीक है, मान लो किसी ने भी पासवर्ड बना लिया, मैंने पासवर्ड बना दिया 1 2 3 4 5, ये मेरा पासवर्ड वीक है। या कोई कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड है, यानी क्षतिग्रस्त। कॉम्प्रोमाइज का मतलब यानी आपका पासवर्ड किसी और को पता पड़ गया। ठीक है, आपके पासवर्ड का कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसमें ऐसे में ये अटैक्स यूज होते हैं, यानी ऐसे में पासवर्ड अटैक्स यूज होते हैं। नाउ प्रिवेंशन, अब इसकी रोकथाम कैसे करोगे? एक तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने हैं जो मजबूत हो।
यूनिक पासवर्ड बनाने हैं। यूनिक पासवर्ड, यूनिक का मतलब ऐसा ना हो कि आपका पासवर्ड बिल्कुल कॉमन हो, यानी हटके अलग तरीके से पासवर्ड अपना बनाना है, एक यूनिक पासवर्ड रखना है जिसे आप ही बनाओ। ठीक है। इनेबल मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको फिर स्टार्ट क्या करना है, मल्टीफैक्टर का ऑथेंटिकेशन, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एजुकेटेड यूजर्स अबाउट पासवर्ड हाइजीन। और पासवर्ड स्वच्छता के लिए, पासवर्ड स्वच्छता यानी कि कैसे आप पासवर्ड बना सकते हो, कितने अच्छे पासवर्ड बना सकते हो, आपके पासवर्ड के साथ क्या मिसयूज हो सकते हैं, इस बारे में आप यूजर्स को एजुकेट करके इस अटैक को रोक सकते हो, इस बारे में इसको रोक सकते हो, यानी आप अगर यूजर्स को एजुकेट कर सकते हो किस बारे में, पासवर्ड की हाइजीन के बारे में। ओके। लास्ट इज इनसाइडर थ्रेड्स। इनसाइडर थ्रेड्स, threats originating from within an organization, including malicious employees or unintentional actions। यानी किसी एसोसिएशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अंदर ही अंदर खतरे उत्पन्न होते हैं, जो अंदर ही अंदर खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ऐसे कर्मचारी जो कैसे हैं, मैलिशियस है, यानी दुर्भावना पूर्ण है, यानी कि वो ईर्ष्या रखते हैं कंपनी को लेके, या बिकने का यानी कि ब्राइब लेके वो कुछ भी कर सकते हैं, कंपनी का डेटा दे सकते हैं चोरी करके। तो ऐसे व्यक्ति यानी जो दुर्भावना पूर्ण है, यानी मैलिशियस एम्प्लॉयज, और अनइंटेंशनल एक्शन, और ऐसी कार्रवाइयां जो अनजाने में की गई हो, यानी उनका आपको करने का इंटेंशन ना हो, उनको आपको करने का इंटेंशन ना हो, वो आपके विदाउट इंटेंशन के हो गई हो ऐसी कार्रवाई। तो ये एक ऐसा थ्रेट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उत्पन्न होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर ही अंदर होता है, जिसमें जैसे कि मैलिशियस एम्प्लॉयज होते हैं वो कर सकते हैं, या आपका कोई अनइंटेंशनल एक्शन, यानी जिसके पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी और वो अनइंटेंशनली हो गया। तो इसमें आप प्रिवेंशन, यानी इसमें क्या रोकथाम करोगे, इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल्स, यानी कि आप एक इम्प्लीमेंट करोगे किस पे, एक्सेस कंट्रोल्स पे, यानी कि आप किस चीज का एक्सेस दे रहे हो, ये आप खुद कंट्रोल करोगे, यानी कितना एक्सेस, किस चीज का एक्सेस दिया जा रहा है। कंडक्ट रेगुलर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, और आप क्या कराओगे, एम्प्लॉय की रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराओगे, यानी उनको जानकारी बताते रहोगे कि ऐसे ऐसे होता रहता है। तो कंडक्ट क्या कराओगे आप, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग किस बेस पे, रेगुलर बेसिस पे। एंड मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज, और आप मॉनिटर करोगे यूजर्स की एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जितने भी यूजर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को क्या करोगे आप, मॉनिटर करोगे, यानी उन पर निगरानी रखोगे, तो जिससे कि इनसाइडर थ्रेट से बचा जा सके। तो इतने साइबर थ्रेट से, 7 साइबर थ्रेट है, मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, मैन इन द मिडल, पासवर्ड अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स। इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, यानी कि आप कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके लिए इफेक्टिव यानी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है। ये कुछ है, देखिए, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप रेगुलर बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, यानी कि आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करते रहना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं। नेक्स्ट इज फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दोनों अलग चीज है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में पहले बात करते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपके एंटीवायरसेस है ना, मालवेयर प्रोटेक्शन टूल्स है, ये सब, तो इनको आपको कैसे अच्छे तरीके से अपडेट करके रखना है। ठीक है। अब फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज फायरवॉल, व्हाट इज फायरवॉल, ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है किसको, नेटवर्क ट्रैफिक को, जिससे कि बचा जा सके किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में आने के जरिए। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसे अगर हम बोलें तो इसे एक नॉर्मली बोल सकते हैं, ये कैसे, ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है, एक गेट कीपर की तरह काम करता है, एक गार्ड की तरह काम करता है, जो आपके नेटवर्क में किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को डिनाइड करता है, और ये एक हार्डवेयर है। फायरवॉल कैसे, दोनों हो सकता है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ठीक है। हार्डवेयर आपके सीपीयू में इम्प्लांट होता है, और सॉफ्टवेयर वैसे ही आप जो नॉर्मली सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो वैसे, और इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस,
SaaS, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये वर्चुअल क्लाउड भी हो सकता है, और इसमें मैनी डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा ये क्या, वही आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से। डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज डाटा इंक्रिप्शन? देखो, डाटा इंक्रिप्शन एक मेथड होता है सिक्योरिटी का, जो क्या करता है, डेटा को एक सीक्रेट कोड में चेंज कर देता है और साइफर टेक्स्ट यानी सुरक्षित टेक्स्ट में बदल देता है। यानी कि ये डेटा इंक्रिप्शन में क्या होगा, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिक्योरिटी का मेथड है जो आपके डेटा को इसमें या तो सीक्रेट कोड में या फिर सुरक्षित टेक्स्ट में यानी साइफर टेक्स्ट में चेंज कर लेता है। और ये सिर्फ तभी अनलॉक होगा जिसके इसकी एक डिजिटल की यूनिक होती है, और उसी के बेसिस पे यानी उसी की मदद से आप इसे अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो, आपने हमने डेटा भेजा, उसकी एक की बना के दे दी। ये सॉफ्टवेयर करता है, ये आपको नहीं करना, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली। तो देखो, आपने क्या डेटा भेजा, जैसे व्हाट्सएप कैसे वर्क करता है, इनक्रिप्ट करके, इंक्रिप्शन बेस्ड है व्हाट्सएप। तो आपका डेटा इनक्रिप्ट होके जाता है, तो आपने कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, सॉफ्टवेयर ने उसे इनक्रिप्ट किया, उसकी एक की बनाई, और उस की को सेंड कर दिया किसको? रिसीवर को। रिसीवर यानी कि जहां पे आपने मैसेज भेजा है उस व्हाट्सएप को, उस व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को, वहां उसने डेटा को उसी की हेल्प से डिक्रिप्ट किया, और उसके बाद उसके व्हाट्सएप में आपको वो दिख गया जो आपने मैसेज भेजा। तो ये ऐसे वर्क करता है डाटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी सीक्रेट की मदद से या फिर साइफर टेक्स्ट में आप इसको चेंज करके डेटा को भेज सकते हो। एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग यानी आपने एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराती रहनी चाहिए। नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन। Now, what is network segmentation? नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है किसका? कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड करने का। नेटवर्क सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी कि अलग अलग अब उसमें डिवाइड करने का। यानी कि आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? स्मॉलर पार्ट्स में, सब नेट्स में, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, जिससे कि आपकी इम्प्रूव हो जाती है क्या? सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। ओके, ये आपका क्या क्या करेगा? आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बताए बचाएगा, आपके अटैक्स बचाएगा, रिड्यूस करेगा आपके अटैक्स को कम से कम, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, आपके ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है साइबर सिक्योरिटी का, जो लिमिट लगाता है किस पे? आपके रिसोर्सेस पे, आपके डेटा पे, जिससे कि आप सिर्फ कौन यूज कर पाए उसे? ऑथराइज यूजर ही यूज कर पाए। यानी कि आप ये ऑथेंटिकेशन करेगा, वेरीफाई द यूजर्स आइडेंटिटी। जो इसकी पॉलिसीज है वो कैसे काम करती हैं? ऑथेंटिकेशन करेंगे उसका, यानी वेरीफाई करेंगे यूजर की आइडेंटिटी को, ऑथराइजेशन करेगा। ठीक है, ये दोनों जगह लगाया सकता है, डिजिटल डिजिटल और फिजिकल स्पेस में। यानी कि एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, वो वेरीफाई करेगा एम्प्लॉय का एक्सेस टू एन ऑफिस बिल्डिंग बाय एन ऑथेंटिकेट देयर एक्सेस कार्ड। आप लोगों ने अगर इसका एग्जांपल देखा है तो देखिए, ये क्या आपने नॉर्मली ऑफिस इसमें जो अच्छे ऑफिस है उनमें लगा होता है, एंट्री करने का सिस्टम होता है, वो किससे होता है? कार्ड से। यानी बिना उसके कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये दोनों बेसिस पे लगा सकते हैं, किस पे? डिजिटल फॉर्म में भी और फिजिकल स्पेस में भी। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका डाटा ब्रीच होना अवॉइड होगा, यानी आपका डाटा ब्रीच होना बच जाएगा। ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब लास्ट इज इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान। इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान। तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स क्या होता है? इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक साइबर सिक्योरिटी का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रोसेस है। वो क्या करती है? कि डिटेक्ट करती है। सबसे पहले वो क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी, उसके बाद रेस्पॉन्ड करेगी, और फिर साइबर थ्रेट्स को मैनेज करेगी। यानी जितने भी आपके थ्रेट्स आए हैं साइबर के, उनको मैनेज करेगी, सिक्योरिटी ब्रीचेस को मैनेज करेगी और डाटा ब्रीचेस को मैनेज करेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेगी। देखिए, ये पहले क्या करेगी? पोटेंशियल इंसिडेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगी थ्रेट्स को, उसके बाद उसके इम्पैक्ट को कंटेनिंग करेगी, यानी उसके
इम्पैक्ट को वहीं के वहीं आइसोलेट कर देगी। फिर ये क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी किसकी, थ्रेड्स की, ये कैसे आई कहाँ से आई। उसके बाद रिकवरिंग करेगी अपने ऑपरेशंस को, रिकवरिंग और रिस्टोरिंग, यानी कि जो आपका सिस्टम अफेक्ट हुआ था उसके रिकवर करके रिस्टोर कर देगी। लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट, फिर उसी जो आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उससे सीखेगी, यानी कि जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स है ये क्या करेगी कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आपके सिस्टम के साथ अभी हुआ उससे सीखेगी, जिससे कि आगे दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और फिर क्या करेगी, उसको टेस्टिंग करेगी और इवेल्युएशन कर देगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान यानी कि एक ऐसा प्लान है जो क्या करते हैं, प्रोसेस प्लान है जो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता है डिटेक्ट करने में, रेस्पॉन्ड करने में, और साइबर थ्रेट्स को मैनेज करने में, सिक्योरिटी ब्रीचेस को मैनेज करने में, और डेटा ब्रीचेस को मैनेज करने के लिए। इसका गोल क्या है, इसके बेनिफिट्स यानी लिमिट कर देता है डैमेज, यानी लिमिट डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन एंड रिस्टोर ऑपरेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि जैसे ही आपके ऊपर कोई अटैक होता है, साइबर थ्रेट्स आता है, कोई भी अटैक होता है, साइबर अटैक, तो उससे उबरने के लिए जल्दी से जल्दी ये क्या करे, पॉसिबल हो रिस्टोर करे अपने डेटा को। इसके बेनिफिट्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है टाइम बचाने में, मनी बचाने में, और उसकी रेपुटेशन यानी उसकी साख, यानी उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए। ठीक है। सो दिस इज इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। देखिए, देखो आपको दिख रहा है, क्रिएट एन इनसाइडर थ्रेड प्रोग्राम। एक आपको इनसाइडर एक थ्रेड प्रोग्राम बनाना है, या आप बना सकते हो तो बना लो अंदर अपने सिस्टम में, एक थ्रेड प्रोग्राम क्रिएट करना है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, कंप्लायंस मेंटेन करने हैं, बिल्ड अ साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान, यानी एक ऐसा प्लान बना के रखना है जो साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान हो, और वो क्या करे, जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए, अपडेट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, बैकअप डेटा, इनिशिएट फिशिंग सिमुलेशन, सिक्योर साइट विद एचटीटीपीस, यानी अपनी साइट्स को एचटीटीपीस के साथ सिक्योर करना है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेबसाइट का लिंक जाता है तो उसके आगे एचटीटीपीएस लिख के जाता है, तो क्या होता है एचटीटीपीएस, उसी से साइट आपकी सिक्योर होती है। Okay guys, so in the today's session, thank you for today's session.